नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम की पॉलिटी की क्वेश्चन आंसर सीरीज है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन सैलिएंट फीचर यानी संविधान की प्रमुख विशेषताओं से पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और साथ साथ कुछ और तथ्यों को भी शामिल कर रहे हैं, ताकि अगर भविष्य में कोई भी क्वेश्चन सैलिएंट फीचर या संविधान की प्रमुख विशेषताओं से पूछा जाता है तो हम उसको हल करने में सक्षम हों। उसी सीरीज में ये थर्ड लेक्चर है और जो हम टॉपिक और चैप्टर इंक्लूड कर रहे हैं वो है सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान की प्रमुख विशेषताएं। जो आज फोकस पॉइंट होगा वो होगा यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों के संघ के ऊपर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है उसके ऊपर, वहीं फेडरेशन से क्या तात्पर्य है और नॉमिनल और रियल हेड हैं जो और एग्जीक्यूटिव उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है नॉलेज स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। इसे दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें जो भी एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था स्थापित करता है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है एकात्मक संसदीय गणराज्य, ऑप्शन बी सरकार की गैर संघीय प्रणाली, सरकार की संघीय व्यवस्था, ऑप्शन सी, और डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करता है सरकार की जो व्यवस्था है वो है बेसिकली फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार की संघीय व्यवस्था। तो इसका ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। वहीं जो नॉन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को बोलते हैं सरकार की गैर संघीय व्यवस्था, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश नहीं करता। वहीं जो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की हम बात करते हैं वो भी इंडिया में नहीं है। यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वो एक सिस्टम गवर्नमेंट होती है जहां पर जो टॉप लेवल पर जो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वही होलसोल चीफ एग्जीक्यूटिव होता है और वहाँ पर किसी स्टेट के अदर एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होता है। जैसे हम बात कर सकते हैं चाइना में, जो कि जब प्रेसिडेंट ही सुप्रीम होता है वहाँ पर। तो इस तरीके से वहाँ पर जहाँ हमारा जो फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट है वहाँ पर सेंटर में प्राइम मिनिस्टर होता है और वहाँ पर अगर हम स्टेट की बात करते हैं वहाँ चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो इस तरीके से जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, संघीय की व्यवस्था है इंडिया में, सरकार की संघीय व्यवस्था। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो एक संघीय व्यवस्था यानी फेडरेशन की विशेषता नहीं है, बेसिकली ये पूछ रहा है विच इज नॉट ए फीचर ऑफ द फेडरेशन। जो संघीय जो व्यवस्था होती है यानी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन ए दो सरकारें यानी टू गवर्नमेंट, ऑप्शन बी लिखित संविधान यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी स्वतंत्र न्यायपालिका यानी इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, और ऑप्शन डी एकल संविधान यानी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है या मीन्स जहाँ पर जो पावर होती है उसको डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, उसकी जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं वो दो सरकारें हो सकती है। जैसे इंडिया में स्टेट और सेंटर हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर जो है फेडरेशन की एक जो प्रॉपर्टी है, दो सरकारें हैं। लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी एक प्रॉपर्टी है जिससे स्टेट और सेंटर दोनों अपनी पावर ड्राइव करती हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका है, हमारे यहाँ जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, मतलब जो हमारी जुडिशरी वो इंडिपेंडेंट है। और जो एकल संविधान यानी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बेसिकली एक फेडरेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब स्टेट के लिए भी और सेंटर के लिए भी एक ही प्रावधान है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सारे प्रावधान नहीं थे। तो ये एक फेडरेशन की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि जो एक यूनिटरी सिस्टम की ऑफ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन डी, वो एक संविधान की हम बात करते हैं। एकल संविधान जो है एक यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसकी प्रॉपर्टी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एकल संविधान। यानी जैसे हम अगर बात करते हैं कि ट्रू फेडरेशन की जो यूएसए का जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर सेंट्रल का अलग, कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, फेडरेशन के कुछ राइट अलग हैं। तो इस तरीके से जो ट्रू फेडरेशन या ट्रू संघीय गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो वो यूएसए का जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो ट्रू फेडरेशन के रूप में जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो सरकार की एकात्मक प्रणाली यूनिटरी सिस्टम की विशेषता नहीं है, देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? द्विसदनात्मक, ऑप्शन बी एकीकृत न्यायपालिका, ऑप्शन सी मजबूत केंद्र, या ऑप्शन डी एकल नागरिकता। तो यहाँ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में क्वेश्चन है कि कौन सी यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है।
अगर हम ऑप्शन बी की बात करते हैं, एकीकृत न्यायपालिका की यानी इंटीग्रेटेड जुडिशरी की, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो जुडिशरी का हायरार्की हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास नीचे जो है ना हाई कोर्ट है, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और अगर हम जाते हैं कि उसके नीचे जो है ना रीजनल कोर्ट है। इस तरीके से जो कोर्ट की हायरार्की है वो एक एकीकृत न्यायालय यानी इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात करती है, जो कि यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की विशेषता है। वहीं अगर सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता की बात करते हैं तो ये भी यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की विशेषता है। जैसा हम बात करते हैं ट्रू फेडरेशन, जैसे यूएसए की बात की है, वहाँ पर जो अगर हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो एक जो पर्सन है वो स्टेट का भी नागरिक होता है और सेंट्रल का भी नागरिक होता है। वहीं पर अगर हम अपने संविधान की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसा कोई स्टेट का स्पेसिफिक सिटीजनशिप नहीं है, वो केवल एक देश का नागरिक होता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है वो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की एक आइडेंटिटी है। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी, मजबूत केंद्र या स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो ये एक यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की है। जैसे कि अब अगर इमरजेंसी आती है तो हमारा जो संविधान अलाउ करता है सेंट्रल को कि सुप्रीम अथॉरिटी वो हो जाती है और सारे स्टेट जो है ना उसके अंडर में आ जाते हैं। इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की ये इंडिकेशन है और यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की एक पहचान है। वहीं अगर द्विसदनात्मक की हम बात करते हैं यानी बाइकैमरल, मतलब बाइकैमरल का मतलब होता है यानी दो सदन। जैसे हम अगर सेंट्रल की बात करते हैं, पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं जिसमें राज्यसभा और लोकसभा है। लोकसभा में जो पीपल चुन के आते हैं डायरेक्टली चुन के आते हैं लोगों के द्वारा, वहीं राज्यसभा में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसी को ही बाइकैमरल यानी द्विसदनात्मक कहते हैं। ये एक फेडरल सिस्टम की निशानी होती है कि अगर द्विसदनात्मक है जिसमें स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन है तो ये फेडरल सिस्टम का इंडिकेशन है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन है वो फेडरल सिस्टम का प्रॉपर्टी है, ना कि यूनिटरी सिस्टम की। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है कि भारतीय संविधान की जो संघीय विशेषता है यानी फेडरल जो प्रॉपर्टी है वो क्या क्या है, और जो भारतीय संविधान की यूनिटरी प्रॉपर्टी है यानी एकात्मक विशेषताएं वो क्या क्या है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो भारतीय संविधान इज ए ब्लेंड ऑफ बोथ फेडरल प्रॉपर्टी एज वेल एज द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो फेडरल की जो विशेषताएं हैं या फेडरल प्रॉपर्टीज हैं वो हैं दो सरकारें हैं, डुअल गवर्नमेंट, शक्तियों का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ पावर, लिखित संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कठोरता यानी रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता ये मतलब सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी की, और द्विसदनात्मकता की बात करते हैं तो ये बाइकैमरलशिप होता है। तो इस तरीके से ये जो विशेषताएं हमारे लेफ्ट कॉलम में दी गई हैं ये फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की विशेषताएं। वहीं अगर यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की विशेषता की बात करते हैं तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको इंग्लिश में भी दिया हुआ है और इस तरीके से यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में ये मेंशन है। तो ये हम बात कर रहे थे यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये एक जो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में आता है स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी मजबूत केंद्र, एकल संविधान यानी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप, संविधान का लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने संविधान को थोड़ा चेंज कर सकते हैं थ्रू अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। वहीं एकीकृत न्यायपालिका की हम बात करते हैं यानी इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एक यूनिटरी फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है वो भी एक यूनिटरी प्रॉपर्टी में आती है, फीचर में आता है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। और वहीं जो ऑल इंडिया सर्विस है ये भी एक यूनिटरी फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो इमरजेंसी प्रोविजन ये भी। तो इस तरीके से यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। यहाँ पर हमने जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया था, वो भी हिंदी इंग्लिश में यहाँ पर दिया हुआ। यहाँ पर हम उसको जो इंग्लिश में इसको मेंशन किया हुआ है मैंने, और यहाँ पर इन दोनों का कंपैरिजन हिंदी में दिया हुआ है, आप इसको जो है ना पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में फेडरेशन शब्द का कहीं भी उपयोग नहीं किया गया है। वहीं अगर दूसरी ओर बात करते हैं, अनुच्छेद 1 में भारत को जो है ना राज्यों का संघ बताया है, जिसका तात्पर्य है, स्टेटमेंट देख लेते हैं। भारतीय संघ यानी इंडियन फेडरेशन राज्यों के एक समझौते का परिणाम है। किसी भी राज्य को फेडरेशन से अलग होने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल एक स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी केवल 2 स्टेटमेंट सही है,
ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि जो फेडरेशन की वैसे बात हो रही है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। आर्टिकल 1 में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 है उसमें दिया है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, उसमें फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। ये इंपॉर्टेंट बात है और एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है कि ये इस्तेमाल किया गया है नहीं किया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल यानी संघीय का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वही स्टेटमेंट कहता है कि भारतीय संघ है जो इंडियन फेडरेशन राज्य के एक समझौते का परिणाम है, जो कि गलत है। इंडियन फेडरेशन इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट, ये एक समझौते का परिणाम नहीं है। जो भी हमारे प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने वॉलेंटरी इंडिया को ज्वाइन किया था जब आफ्टर इंडिपेंडेंस। सम एक्सेप्शन है, अगर हम बात करते हैं हैदराबाद की या जूनागढ़ या जम्मू एंड कश्मीर की, इसके अलावा जितने भी प्रिंसली स्टेट थे 500 प्लस 560-65 के आसपास, उन्होंने सब ने वॉलेंट्री इंडिया को ज्वाइन किया था। तो इंडियन फेडरेशन जो इंडियन यूनियन है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं फेडरेशन इज ए रॉन्ग वर्ड टू बी यूज हेयर, तो इंडियन यूनियन एक वॉलेंट्री इंटीग्रेशन है प्रिंसली स्टेट का इंडिया के साथ। तो ये ऑप्शन गलत है, समझौता नहीं हुआ था। एक वॉलेंट्री मतलब स्वयं से अपनी इच्छा के अनुसार सारे प्रिंसली स्टेट शामिल हुए थे और किसी भी राज्य को फेडरेशन से अलग होने का अधिकार नहीं। इंडियन फेडरेशन में कोई भी स्टेट अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं घोषित कर सकता है, एक स्वतंत्र जो कंट्री है वो नहीं बन सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन 1 गलत है स्टेटमेंट बेसिकली, और स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित को मिलाई, बेसिकली मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। सरकार के प्रकार और विचारक के बारे में बात किया हुआ है। अर्धसंघीय ए, उसके सामने जो विचारक हैं या थिंकर हैं मॉरिस जोन्स का नाम दिया है। बी बार्गेनिंग संघवाद यानी बार्गेनिंग फेडरलिज्म की बात करें तो केसी व्हीयर। सी सहयोगात्मक या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें, और डी एक केंद्रीकरण प्रवृत्ति के साथ फेडरेशन यानी फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। यहाँ मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। वहीं पर बी दिया है, सी भी दिया है, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, और डी में भी कुछ मैचिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो भी एक यहाँ पर जो हमारा इंडियन फेडरेशन की बात हो रही है, तो उसके बारे में जो विचारक है थिंकर है, उन्होंने एक इंडियन फेडरेशन के बारे में कुछ वक्तव्य बोले कि इंडियन फेडरेशन कैसा है बेसिकली। तो जो मॉरिस जोन्स हैं उन्होंने जो बोला था कि इंडियन फेडरेशन कैसा है, तो उन्होंने जो इंडियन फेडरेशन के बारे में बात किया था मॉरिस जोन्स ने, वो बार्गेनिंग फेडरलिज्म यानी बार्गेनिंग संघवाद बोला था इंडियन फेडरेशन को, वो बोला था मॉरिस जोन्स ने। तो यानी यहाँ बी का जो पहला है ऑप्शन वो सही है। और वहीं अर्धसंघीय अगर क्वासी फेडरल की बात करते हैं तो केसी व्हीयर ने इंडियन जो फेडरेशन है, भारतीय जो को संघ है, उसको अर्धसंघीय बोला था, क्वासी फेडरल बोला था। वहीं पर अगर हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, वो ग्रैनविले ऑस्टिन ने बोला था, विचारक थे, थिंकर है, उन्होंने पॉलिटिकल थिंकर है, उन्होंने बोला था कि जो इंडियन फेडरेशन है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है। और वहीं पर एक जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी के साथ जो फेडरेशन है यानी फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, वो बोला था एवर जेनिंग्स ने। तो इस तरीके से ए का जो है ना दूसरा सही है, बी का पहला सही है, सी का चौथा और डी का तीसरा। इस तरीके से ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर इसका, जो मैच द फॉलोइंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि जो थिंकर हुए उन्होंने जो इंडियन फेडरेशन है यानी जो इंडिया में गवर्नमेंट है, सरकार है, उसकी जो प्रकार है उसके बारे में क्या क्या वक्तव्य बोले थे। तो यहाँ पर मैंने सभी को मेंशन किया है कि जो अर्धसंघीय प्रवृत्ति बोला था केसी व्हीयर ने, बार्गेनिंग संघवाद की बात की थी वो मॉरिस जोन्स ने बोली थी। वहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहयोगात्मक संघवाद की बात करते हैं ग्रैनविले ऑस्टिन ने, और जो फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी के बारे में बात करती है एक केंद्रीकरण प्रवृत्ति के साथ फेडरेशन, वो एवर जेनिंग्स ने बोली थी। इसको इंग्लिश में थोड़ा रिकॉल करने के लिए मैं कुछ बात कर लेते हैं कि कैसे इनको रिकॉल करें। बेसिकली जो क्वासी फेडरल की अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश में आप देख लीजिएगा जब एग्जाम्स में आता है, तो क्वासी से केसी का जो है ना मैच कर रहा है, क्वासी फेडरल तुरंत हमको याद आ जाएगा कि केसी व्हीयर ने उसको बोला था। वहीं अगर बार्गेनिंग की हम बात करते हैं, बार्गेनिंग फेडरलिज्म ये किसने बोला था, जैसा कि हम जानते हैं कि बार्गेनिंग जहां पर होगा वहां पर अगर
अगर मोर एंड मोर पीपल होते हैं या ग्रुप में ज़्यादा लोग होते हैं, मोर पीपल आर देयर, तो बार्गेनिंग की एक टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसी तरीके से हम याद कर सकते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म मतलब मोर पीपल आर देयर, उसी से हमें मॉरिस जोन्स का नाम याद आ सकता है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। वहीं अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं तो कोऑपरेटिव बेसिकली रिलेटेड टू रूरल एरियाज या विलेज एरिया में होता है, जहाँ पर ग्रुप बन के जो है ना कोऑपरेटिव का निर्माण होता है। उसी तरीके से हम ग्राम विली यानी जैसे ग्राम हो गया या विलेज हो गया, उसी तरीके से याद कर सकते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्राम विली। वहीं पर इन तीनों को अगर हमें पता है तो हम एलिमिनेशन मेथड से चौथा जो है ना एलिमिनेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इनके बारे में, और क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान ने सरकार की कौन सी प्रणाली का विकल्प चुना है? ए ऑप्शन ब्रिटिश सरकार की संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी संवैधानिक राजशाही, ऑप्शन सी अमेरिकी राष्ट्रपति सरकार की प्रणाली, या ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य। मतलब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसको अडॉप्ट किया इंडिया ने, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की हम बात करते हैं संवैधानिक राजशाही उसके बारे में, या प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो कि यूएसए की है, अमेरिका की है उसको, या कम्युनिस्ट जो सिस्टम है उसको। तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस है ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो ब्रिटिश संसदीय सरकार की प्रणाली है उस पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रणाली है उस पर बेस्ड है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटिश संसदीय सरकार की प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सरकार की प्रणाली के बारे में सही कथन का पता लगाइए। संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी के अंगों के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन पर आधारित होती है। ये बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है कि वो जो उसके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन होता है, ये संसदीय प्रणाली है। वहीं पर अगर हम जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में शक्तियों के पृथक्करण यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पर आधारित है। किनके बीच में? जो विधायी और कार्यकारी होते हैं यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। केवल एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 सही है, और ऑप्शन डी अप्रोक्सीमेट में से कोई भी नहीं। तो यहाँ जो पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो बेसिस होता है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। जैसा हमारे जो पार्लियामेंट होता है उसमें जो अगर हमारे एग्जीक्यूटिव की हम बात करते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, वो संसद के भी एक मेंबर होते हैं और जब कोई बिल पास होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बहस वगैरह होती है। तो बेसिकली कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन पर बेसिस है कार्यकारी और विधायी यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के दोनों के बीच में। वहीं राष्ट्रपति जो सिस्टम होता है यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करते हैं, जैसे यूएसए में वहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, और उनके बीच में डिवीजन ऑफ पावर होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है। तो इस तरीके से जो प्रेसिडेंट सिस्टम ऑफ जो यूएसए है वहाँ पर प्रेसिडेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर वो पार्लियामेंट का एक सदस्य होता है, एक लेजिस्लेचर का मेंबर होता है। ऐसा यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो नहीं होता है, वो एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव है और इंडिपेंडेंटली ही वर्क करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ये पार्लियामेंट सिस्टम की प्रॉपर्टी है और यहीं पर ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संसदीय प्रणाली का नाम है? बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अदर नाम है, उनके बारे में क्वेश्चन है। तो जो अदर नाम है सरकार की वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी इसको बोला जाता है स्टेटमेंट 1 के हिसाब से। स्टेटमेंट 2 कहता है कि जिम्मेदार सरकार भी बोला जाता है यानी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। स्टेटमेंट 3 कह रहा है कैबिनेट गवर्नमेंट भी इसको बोला जाता है जो पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल 1 सही है, ऑप्शन बी 1 केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 3 सही है, या ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही। तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है उसको अदर नाम है या दूसरे नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी बोलते हैं, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है और कैबिनेट गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कौन? जो पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो हमारे यहाँ पर है उसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ब्रिटेन की संसद है वो जो जिस स्थान पर है उस स्थान को ही वेस्टमिनिस्टर बोला जाता है। तो वहाँ पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है तो उसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। और जिम्मेदार सरकार तो है ही और कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि पार्लियामेंट सिस्टम में जो प्राइम मिनिस्टर होता है और कैबिनेट मिनिस्टर होता है और वही प्राइम एग्जीक्यूटिव होते हैं और देश के जो जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो
कैबिनेट द्वारा ही लिए जाते हैं। इसको कैबिनेट गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें जो पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसके बारे में क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नॉमिनल यानी अंकित और रियल यानी वास्तविक कार्यकारी की उपस्थिति, मतलब प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल हेड एज वेल एज द रियल हेड। वहीं दो स्टेटमेंट है, संसद या राज्य की विधानसभाओं का भंग करना, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। स्टेटमेंट 3 है, बहुसंख्यक दल का शासन यानी मेजॉरिटी पार्टी रूल। तो ऑप्शन देख लेते हैं, केवल एक सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 3 सही है, और ऑप्शन डी 1, 2, 3 सही है। जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें जो एक नॉमिनल हेड होता है जो कि राष्ट्रपति है, और एक रियल हेड होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है। नॉमिनल हेड बेसिकली जो भी हमारे यहाँ नियम बनते हैं या लॉ बनते हैं वो अनटिल और अनलेस अगर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करता है तो कोई भी रूल, कोई भी बिल एक्ट नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति शासन करे। यहाँ राष्ट्रपति के एक मोहर की तरह यूज किया है जो हमारा पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें राष्ट्रपति जस्ट लाइक अ मोहर, मतलब किसी चीज को रेटिफाई करना। लेकिन एक्चुअल जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर निर्भर करती है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी होते हैं तो कैबिनेट के ऊपर बेसिकली रियल पावर नीत होती है। तो यहाँ पर जो रियल एक्सिक्यूटिव की बात करते हैं पार्लियामेंट विद इट्स कैबिनेट मिनिस्टर, वो रियल एग्जीक्यूटिव है। वहीं अगर नॉमिनल की बात करते हैं वो प्रेसिडेंट होता है एग्जीक्यूटिव। और जैसे कि हमारे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में संसद का भंग नहीं होता है, डिसोल्यूशन ऑफ संसद नहीं होता है। केवल संसद का एक जो पार्ट है जिसको लोकसभा बोलते हैं, लोकसभा को हम भंग कर सकते हैं। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और उसके जो हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, वो राज्यसभा भंग नहीं होती है। और वहीं स्टेट में भी ऐसी है, असेंबली जो है ना वो एक 5 साल के लिए चुनी जाती है और उससे पहले भंग हो सकती है अगर बहुमत नहीं होता है। लेकिन जो काउंसिल है यानी विधान परिषद है वो एक परमानेंट हाउस होता है स्टेट में भी, उनको भंग नहीं किया जा सकता। और जैसे कि हम जानते हैं मेजॉरिटी पार्टी का रूल है, तो इस तरीके से जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है और 1 और 3 सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो हम देख लेते हैं, भारत में जो संसदीय सरकार की क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, और यहीं पर यह मैंने इंग्लिश में भी मेंशन किया है, दोनों लैंग्वेज में आप इसको पढ़ सकते हैं। यानी जैसे नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं इंडिया में, पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर के प्रति, मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर जैसा अभी डिस्कस किया, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, जो सेंटर में प्राइम मिनिस्टर है और स्टेट में चीफ मिनिस्टर है। वहीं डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस यानी लोकसभा और असेंबली डिसॉल्व हो सकती है, भंग हो सकती है, राज्यसभा और काउंसिल नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। भले ही भारतीय संसदीय प्रणाली काफी हद तक ब्रिटिश पैटर्न पर आधारित हो, लेकिन दोनों के बीच में कुछ मूलभूत मतभेद हैं। जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ जो गवर्नमेंट है वो कहा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पर बेसिस है, लेकिन दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। और उनमें से जो प्रमुख डिफरेंस है उनके बारे में जान लेते हैं। स्टेटमेंट के एक क्या कहता है कि भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु नहीं है, यानी संप्रभु मतलब सोवरेन एक एंटिटी नहीं है, संप्रभु निकाय नहीं है। स्टेटमेंट 1 कहता है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि भारतीय राज्य में एक निर्वाचित प्रमुख है यानी इलेक्टेड हेड होता है, जबकि ब्रिटिश राज्य में जो वंशानुगत प्रमुख है यानी हेरिडेटरी हेड होता है, वो मोनार्की वहां पर है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 सही है, और ऑप्शन डी अप्रोक्स में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो बेसिकली एक सोवरेन एंटिटी है, मतलब अगर कोई भी रूल या नियम पार्लियामेंट बना देती है तो उस पर कोर्ट, यहाँ तक कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एक एंटिटी नहीं है जो उसको नलिफाई कर सके। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, अगर पार्लियामेंट कोई रूल बनाती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है ना नलिफाई कर सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उसके आउट ऑफ फोकस है। मतलब अगर हम बात करते हैं 1973 की बात करते हैं, अगर 1973 का जो केशवानंदा भारती केस आया था पार्लियामेंट में, उसके अंतर्गत एक
स्पेसिफिक टर्म जो पार्लियामेंट कोर्ट ने दी थी वो थी बेसिक स्ट्रक्चर। अगर कोई भी चीज जो पार्लियामेंट अगर लॉ बनाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है। तो इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सोवरेन, मतलब कोई भी चीज वहां पर अगर कोई लॉ कोई नियम बनता है तो वो सोवरेन नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट को हक है उस पर जो है ना अपना निर्णय देने के लिए। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो इंडियन हेड होता है वो एक बेसिकली इलेक्टेड हेड होता है। बेसिकली अगर बात करते तो इनडायरेक्टली की हम बात करते हैं, अगर राष्ट्रपति जो है वो इनडायरेक्टली चुना जाता है। तो इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री, बेसिकली जो हेड होता है अगर उसको चुना जाता है तो वो रिपब्लिक कंट्री होता है, गणराज्य होता है। वहीं अगर हेड जो है वो हेरिडेटरी होता है, ये वंशानुगत होता है, जैसे कि ब्रिटेन में होता है, वहां पर मोनार्की है, तो वहां पर जो राजा होगा वही हेड होगा और वो वंशानुगत होगा, मतलब उसी की फैमिली से नेक्स्ट जो है ना राजा चुना जाएगा, तो उसको मोनार्की कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात करते हैं। और हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, तभी हम भारत को गणराज्य के नाम से जान जाते हैं, क्योंकि इसका हेड जो है ना इलेक्टेड हेड होता है और ये वंशानुगत नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। इस तरीके से दोस्तों आज के लेक्चर में हमने जो सैलिएंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने काफ़ी एलेबोरेट तरीके से डिस्कस किया, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया है, जैसे यूनियन ऑफ स्टेट क्या है, पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, नॉमिनल और रियल हेड क्या है, और फेडरेशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। आपके लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लॉ इन स्ट्रीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।